अध्याय 2 भूमि संसाधन। हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका हम कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट आदि के लिए उपयोग करते हैं। भूमि किसकी है, उसका उपयोग उचित, न्याय संगत और टिकाऊ कैसे हो, उसको हम हानि और ह्रास से कैसे बचाएं, इस पर गहरे चिंतन और समझ बनाने की जरूरत है। 2.1 भूमि उपयोग। किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। किसी भाग पर खेती की जाती है तो अन्य भाग पर शहर बसे हैं या कारखाने लगे हैं या फिर वनों से ढके हैं। किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता है और समय के साथ बदलता रहता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग पर ही भू उपयोग का सर्वेक्षण किया गया है। दी गई तालिका में हम भारत के कुल भूमि का उपयोग किस तरह किया जाता है और यह देश की स्वतंत्रता के बाद किस तरह बदला है, यह देख सकते हैं। वन भूमि। इस भूमि में वनस्पतियों की प्रचुरता वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसे वन कहा जाता है। इस वन का उपयोग लकड़ी, कंदमूल, जंगली फल, औषधियाँ, पशुचारण इत्यादि में किया जाता है। भारत में विगत 60 वर्षों में वन भूमि 14% से बढ़कर 23% हो गया। वन भूमि में यह वृद्धि 1970-71 तक हुई। इसके बाद से वन भूमि लगभग स्थिर है। हमें याद रखना होगा कि वन भूमि से आशय है वह भूमि जिसका उपयोग वनों के रूप में होना है। यह जरूरी नहीं कि इस पूरी भूमि पर वन हो। उदाहरण के लिए 2010 में देश में केवल 19.05% जमीन वनों से ढकी थी, जबकि वन भूमि 23% थी। जिस भूमि पर वन नहीं है, सरकार के द्वारा वन रोपण कराया जाता है। वनों से हमें लकड़ी आदि तो मिलती है, मगर इनका महत्व इनके उत्पादन से कहीं अधिक है। वनों की एक विशेषता है कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है एवं ऑक्सीजन का नवीनीकरण होता है। ऑक्सीजन मानव तथा जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरता वायुमंडल के तापमान को स्थिर रखने में सहायक है। इस प्रकार वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही नहीं, वनों के होने से हमारे जल स्रोत बने रहते हैं। वन हमारे वन्य जीवों का निवास है और वनों के नष्ट होने पर जंगली जानवर और वनस्पति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। पर्यावरणीय संतुलन के दृष्टिकोण से देश के कम से कम 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, किंतु भारत में इस समय मात्र 23% भूभाग पर वन आवरण है। विभिन्न राज्यों के बीच वनावरण में भिन्नता पाई जाती है। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे अधिक वनाच्छादित प्रदेशों में से है और इसकी लगभग 41.75% जमीन पर वनों का आवरण है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में केवल 5.7% और ओडिशा के 31.36% जमीन पर वनावरण है। उत्तर पूर्व के राज्य जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय आदि में सबसे अधिक वनावरण है, लगभग 70 से 83%। उपवन भूमि। इस वर्ग में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग बगीचे लगे होते हैं अथवा यह अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ों वाली भूमि है जिनसे फल आदि प्राप्त होते हैं। भारत में पिछले 60 वर्षों में बगीचों के पेड़ों को काटकर इस भूमि को कृषि एवं अन्य उपयोग में लिया गया है। इस कारण विगत 60 वर्षों में यह 7% से कम होकर मात्र 1% रह गई है। कृषि भूमि।
हमारे देश के विशाल भाग पर खेती होती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि भूमि से ही हमें अनाज प्राप्त होता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भारत में 1950-51 में 42% भाग पर कृषि भूमि थी, जो आज के समय में 46% है। कृषि भूमि का विस्तार 1970 से लगभग स्थिर है। सिंचाई के विस्तार के कारण उसी जमीन पर 2 या 3 फसलें ली जा रही हैं, लेकिन भारत में केवल 38.75% कृषि भूमि सिंचित है और उसी पर 1 से अधिक फसल ली जा सकती है। अकृषि भूमि, इसके अंतर्गत वो सारी जमीन गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जा सकती है तथा जिसे गैर कृषि उपयोग में लिया जाता है, जैसे हिमाच्छादित पर्वत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, तालाब, नदियाँ, बांध इत्यादि की भूमि। विगत वर्षों में औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं यातायात में वृद्धि के कारण अकृषि भूमि का तेजी से विस्तार हुआ है और राष्ट्रीय भूमि उपयोग में 1950 और 2010 के बीच इसका अनुपात 4% से 9% हो गया है। आज अकृषि कार्यों में जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि में कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की मांग की जा रही है। किस तरह की कृषि भूमि का उपयोग इस प्रकार बदला जाए और किसानों को इसके लिए उचित मुआवजा कितना मिले, इस पर आज गहन विवाद चल रहा है। अगर उपजाऊ बहुफसली भूमि पर उद्योग लगे तो अनाज उत्पादन और देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः केवल कम उपजाऊ जमीन को इस तरह के काम में लिया जाना उचित है। इसी तरह किसानों को उनकी जमीन के बदले किस तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए, इस पर भी विवाद चल रहा है। अगर किसी जमीन के उपयोग को बदला जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन किसानों को मुआवजा कृषि भूमि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। परती भूमि, अक्सर किसान कमजोर जमीन को परती छोड़ देते हैं ताकि जमीन की उर्वरता पुनः स्थापित हो। परती भूमि के 2 भाग हो सकते हैं, वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि। वर्तमान परती भूमि जो केवल 1 वर्ष के लिए परती है। भूमि को 1 वर्ष के लिए परती छोड़ने पर उसमें ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। पुरानी परती भूमि जो 1 से अधिक वर्षों से परती है, पुरानी परती पर कृषि का विस्तार नहीं होने पर यह बंजर में परिवर्तित हो जाएगी। भारत में आज लगभग 8% जमीन परती है। बंजर भूमि, इसमें 2 प्रकार की भूमि सम्मिलित है। एक जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, खड्ड इत्यादि। दूसरी जिसमें भू संरक्षण की विधियों से उसे वानिकी या कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसी भूमि भी है जिसमें पहले कृषि की जाती थी किंतु अब बंजर हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। बंजर भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किए जाने एवं उन्नत तकनीक से कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किए जाने के कारण विगत 60 वर्षों में यह भूमि 21% से कम होकर 10% रह गई है। चराई भूमि, इसके अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थायी चारागाह क्षेत्र तथा किसी भी प्रकार की चराई भूमि होती है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए है। यहाँ पशुओं को चराया जाता है एवं जलावन के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। भारत में 1950-51 से 1970-71 में इसमें वृद्धि हुई, किंतु विगत 40 वर्षों में इसमें कमी आ रही है।
इस भूमि के कम होने का प्रतिकूल असर सबसे गरीब परिवारों पर पड़ता है, जिनके लिए पशुपालन एवं कृषि जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। चराई भूमि के कम होने का एक प्रमुख कारण अतिक्रमण कर दूसरे कार्यों में उपयोग करना है। 2.2 सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण। सरकार का यह अधिकार है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गांव की जमीन की आवश्यकता है तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा देकर अधिग्रहित कर सकती है। इस कानून की मदद से सरकार विभिन्न उपयोगों जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर, बांध आदि के लिए जमीन की व्यवस्था करती है। अक्सर इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत होती है। यहाँ तक कि कई गांवों के लोग इससे विस्थापित हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ऐसे में उचित मुआवजा कैसे तय किया जाए, इसको लेकर विवाद रहा है। 2013 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बॉक्स में पढ़ें, शिक्षक के साथ चर्चा करें। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013। इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है। निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ वे सभी लोग भी सम्मिलित होंगे जो उस जमीन से अपनी आजीविका पाते थे, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी आदि। केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसलीय व संचित कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकेगा। अधिग्रहण से पूर्व उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। भूस्वामियों व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता है और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता हो तो उसे पुराने भूस्वामियों को लौटा दिया जाएगा। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होना है। कई उद्योगपति व सरकारी अफसर जो नए उद्योग लगाने के लिए जमीन चाहते हैं यह शिकायत कर रहे हैं कि इस कानून के कारण उन्हें जमीन मिलना बहुत कठिन और महंगा हो गया है।